हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 8 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है जो 2 बच्चियों की मौत रैट बाइट से हुई है इंदौर में। यहाँ पे मैं समझाऊंगा एनएचआरसी ने क्या कहा है और हॉस्पिटल का क्या क्लेम है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन में आपको निमोनिया सेप्सिस से कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो मैं समझाऊंगा आपको। फिर एक अच्छा खासा आइडिया बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस पिक होते हैं यूपीएससी में। जीएस पेपर 2 हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस है। सेकेंड आर्टिकल बात करता है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में। इस पूरे मूवमेंट का एक प्रॉपर ओवरव्यू बताऊंगा, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या इसका सिग्निफिकेंस था, किसने स्टार्ट किया, जिसमें ईवी रामास्वामी का आप नाम सुनते हो। इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थर्ड आर्टिकल बात करता है वेनिस फिल्म फेस्टिवल हुआ है, वहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। किस चीज़ के लिए? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज एक फिल्म है। मैं आपको समझाऊंगा ये किस चीज़ के ऊपर बनाई गई थी। फिर आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करूंगा कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल है क्या। फिर मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल क्या है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया क्या है, फिर नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया क्या है। इन सब से कनेक्टेड जितनी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है उसका एक अच्छा खासा आइडिया आपको बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। जो पीवाईक्यूज उठ सकते हैं मैं उसकी पॉसिबिलिटी भी आपको बताऊंगा। ऐसे 2011 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक ऐसे लिखने के लिए दिया गया था, डज इंडियन सिनेमा शेप आवर पॉपुलर कल्चर और मेयरली रिफ्लेक्टेड। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस ऐसे में पॉइंट्स को बोलते हैं एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने दिमाग में। कैसे इंडियन सिनेमा शेप करता है हमारे पॉपुलर कल्चर को, या केवल वो शेप करता है या केवल रिफ्लेक्ट करता है, इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस आपको यहाँ पे समझाऊंगा जब आर्टिकल बताऊंगा। लास्ट आर्टिकल बात करता है जो 72,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसके कंसर्न्स और उसके इम्पैक्ट क्या है। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। ये एक एडिटोरियल था, इसमें मैं आपको डगोंग के ऊपर बताऊंगा, लॉयन टेल मकाओ के ऊपर बताऊंगा, टर्टल्स के ऊपर बताऊंगा, साथ ही साथ मैं बताऊंगा पीबीटीजीज कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, शॉम्पेन ट्राइब्स, निकोबारीज ट्राइब। फिर यहाँ पे आपको क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है ये प्रोजेक्ट, क्यों इतना इसके पीछे कंसर्न्स बताया जा रहा है, इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हुए हैं मैं वो सारा डिस्कस आपसे करूंगा। इस पूरे आर्टिकल का पीडीएफ आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट में क्या हुआ कि 2 न्यू बॉर्न गर्ल्स की डेथ हो गई 2 से 3 सितंबर को। कौन से? महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल इंदौर में। अब रीज़न बताया गया कि इन दोनों बच्चियों की डेथ हुई है रैट, किसके? चूहे के काटने से। अब चूहे के काटने से डेथ हुई है तो यहाँ का जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो कह रहे हैं भैया रैट बाइट से नहीं हुई है डेथ, इन बच्चों को पहले से निमोनिया और सेप्टिसेमिया था। अब ये कहने का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ रैट बाइट वाला कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल इनको पहले से प्रॉब्लम थी जिस वजह से इनकी डेथ हो जाती है। ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा एग्रवेट होती है जब एक एनजीओ ने इसको कंप्लेन की और कंप्लेन पे एनएचआरसी ने एक्शन लिया। एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। उन्होंने नोटिस इशू किया कि भाई साहब आप हमें इसकी एक्शन रिपोर्ट बताइए 10 दिन के अंदर कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या इसका पूरा शो कॉज हमको आप बताइए। अब अगेन यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट ये हो रहा है कि जो राइट टू लाइफ एंड हेल्थ है एज पर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो वायलेट हुआ है, क्योंकि बच्चा जैसे ही पैदा होगा तो वो एक ह्यूमन है। ह्यूमन होते साथ ही उसके पास फंडामेंटल राइट आ जाते हैं, राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ के। तो ये दोनों बच्चियों के फंडामेंटल राइट हट चुके हैं, मतलब वायलेट हुए एक तरीके से। उनको जानकारी नहीं थी, बट हमें एज अ मैच्योर सिटीजन ऑफ इंडिया रूल ऑफ लॉ जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ पता है कि अगर कोई भी इंसान है धरती पे, मतलब इंडियन टेरिटरी में है, तो उसके पास ये फंडामेंटल राइट है। अगर वॉयलेट होगा तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इंटरवेंशन होना बहुत जायज़ है। लेकिन अभी किसका हुआ है? अभी एनएचआरसी का हुआ है। ये थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट अपने दिमाग में रखिएगा कि एक बच्चों के लिए बात की जा रही है, राइट टू लाइफ और हेल्थ की। ठीक है, अब मैं कुछ की स्टैटिक टर्म्स जो यूज हुए, देखिए आर्टिकल बहुत छोटा सा था, ठीक है, इतना ही था। इसके अंदर पूरा ये न्यूज़ जो थी वो बेसिकली डिस्कस हुई थी। लेकिन अब स्टैटिक पोर्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। एनएचआरसी के बारे में अभी इन डिटेल आपको बताऊंगा। ये एक बेसिकली स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जिसका मेन काम होता है फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करना। फिर आर्टिकल 21 क्या कहता है? ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जहाँ पे आपके पास राइट टू हेल्थ है, साथ ही साथ
आपके पास राइट टू इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट भी है। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन भी 2012 में भी उठा हुआ था कि जो आपका एनजीटी बनाया गया है उसके पीछे क्या कॉज है। एज इट इज फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन, आई थिंक सेकंड थर्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी के ऊपर पूछा गया था। ठीक है, अब निमोनिया क्या होता है? निमोनिया लंग का इन्फेक्शन होता है जिससे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, बैक्टीरिया होता है बेसिकली। ये सेप्टिसेमिया जिसे सेप्सिस भी कहते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम का इन्फेक्शन है जो नए बच्चों को अगर हो जाए तो उससे न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है उनके लिए। अब यहाँ पे नियोनेटल आईसीयू क्या होता है, जिसे नीसू भी कहते हैं, ये स्पेशल यूनिट होती है जिसमें नए बच्चे जो जन्म लेते हैं वहाँ पे उनको रखा जाता है। दैट्स ऑल। अब आप नोटिस करोगे यहाँ मैंने निमोनिया यूज़ किया, सेप्सिस यूज़ किया, नियोनेटल आईसीयू डिस्कस किया, तो सोचो कोई ना कोई तो कॉन्सेप्ट होगा जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की होगी। तो उसको पहले आपको मैं एनएचआरसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के द्वारा एक बॉडी बनाई गई जिसे स्टैट्यूटरी और क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा गया। जब भी आपको क्वासी जुडिशियल बॉडी लिखा मिले तो आप समझ जाइए कि इसके पास थोड़ी बहुत जुडिशरी पावर भी है। जुडिशरी पावर मतलब क्या है? जो कोर्ट की पावर होती है, ये सम्मन दे सकते हैं, बुला सकते हैं, ठीक है, ये सारी पावर किसके पास है? एनएचआरसी की पावर है। अब कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें चेयरमैन होता है, वो रिटायर्ड सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज, 3 ह्यूमन राइट एक्सपर्ट, एक वुमेन मैंडेटरी होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन देखा जाए तो वुमेन कमीशन, फिर SC/ST कमीशन, इन सब के चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। रिकमेंडेशन के लिए कमिटी होती है जिसमें पीएम होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, स्पीकर होता है लोकसभा का, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन भी इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि भैया इस बंदे को हम चाहते हैं एनएचआरसी का चेयरपर्सन बने। अब अगर इसका टेन्योर देखा जाए तो 3 साल का टेन्योर होता है, अप टू 70 ईयर। इसका रीअपॉइंटमेंट इसमें अलाउड होता है। अगर फंक्शन कहा जाए तो ये ह्यूमन राइट का जो वायलेशन होता है उसकी इंक्वायरी एनएचआरसी करता है। जेल्स में, जो जेल में विजिट होती है वहाँ पे कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, लॉ रिफॉर्म के ऊपर ये प्रॉपर रिपोर्ट पेश करते हैं, अवेयरनेस को प्रमोट करते हैं जिससे सिटीजन को अपने ह्यूमन राइट, अपने फंडामेंटल राइट के बारे में पता हो, जिससे उसका वायलेशन ना हो सके। लिमिटेशन देखी जाए, कोई ना कोई तो चैलेंज होगा इसमें। तो चैलेंज ये है कि जो भी रिकमेंडेशन एनएचआरसी देती है वो बाइंडिंग नहीं है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अगर एनएचआरसी ने मान लो यहाँ पे बोल दिया कि भैया ये काम आपको इतने समय में करना है, तो बाइंडिंग नहीं है, इट इज ऑलवेज जस्ट अ रिकमेंडेशन। इस वजह से कहीं ना कहीं ये एक लिमिटेड पावर को भी शो करता है। और रही बात आर्म फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में इसकी पावर नहीं है, मतलब आर्म फोर्सेस में कुछ भी अगर वायलेशन या कुछ भी होगा वहां पे एनएचआरसी का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक आपको आइडिया मैंने एनएचआरसी के बारे में बता दिया। फिर आर्टिकल 21 के बारे में बताया जाए, ये बात करता है आपकी लाइफ का और आपकी पर्सनल लिबर्टी का अधिकार। किसी भी इंसान को उसकी ज़िंदगी से, उसकी आज़ादी से नहीं वंचित किया जा सकता, डिप्राइव नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल कोई लॉ एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, जितने भी सिटीज़न है, चाहे वो सिटीज़न हो चाहे नॉन फॉरेनर्स भी हों, वो भी कवर होंगे आर्टिकल 21 के अंडर में। अगर इसका स्कोप देखा जाए तो केवल ये राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं है। अगर आप रह रहे हो तो कहीं ना कहीं डिग्निटी से रहोगे ना, इज्जत से रहोगे, सम्मान से रहोगे, तो इसमें डिग्निटी भी इंक्लूडेड है, लाइवलीहुड भी इंक्लूडेड है, प्राइवेसी, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 21 प्राइवेसी के बारे में बात करता है। अगर आप आज़ादी से रह रहे हो, आपको रहने का अधिकार, तो आपको प्राइवेसी भी तो चाहिए होगी ना। ऐसा तो है नहीं कहीं पे भी आप धर्मशाला में जा करके रहोगे आपकी पूरी प्राइवेसी हिंडर हो जाएगी। ये सारे क्या हैं? आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। हेल्थ का, एनवायरनमेंट का, ये सब राइट आर्टिकल 21 के अंदर कवर होता है। कुछ की जजमेंट जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें आई गई हैं। AK गोपलन केस जो था 1950 का, उसमें एक नैरो इंटरप्रिटेशन हुआ था कि भैया क्या ये राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी कहाँ तक, कितनी प्रॉक्सिमिटी तक अप्लाई होगी। मेनका गांधी केस में इसको और एक्सपैंड किया गया, कहा गया कि लॉ है, जो नियम है वो फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा है लेकिन वो अनरीजनेबल है तो उसको बोलते ना, उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे केसेस में अपना स्टैंड ऐसे ले रखा है कि भैया आप चलो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं कर रहे हो लेकिन ये कहीं ना कहीं अनरीजनेबल है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का मेनका गांधी केस में ये जजमेंट आया था। पुट्टा स्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट बोला था अंडर आर्टिकल 21। अंडर आर्टिकल 21 क्या आता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यहाँ पे कुछ
एमर्जिंग राइट्स भी हैं, जैसे मेंटल हेल्थ, चॉइस ऑफ पार्टनर, चोजन फैमिली, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब ये सारे क्या है, अभी एमर्जिंग राइट हैं, सुप्रीम कोर्ट के आगे जजमेंट आएंगे तब वहां पे देखने को मिलेगा क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट का टेक रहेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन क्या आया है, राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल। अभी मैंने आपको बताया 15, 19, 21 या 29, आसानी से बोलोगे सर 21। 2018 में क्वेश्चन देखिए, राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। अब ये चीज अपने दिमाग में आप सोचो कि राइट टू प्राइवेसी कहाँ पे, घुमा के इतना लिख दिया, लेकिन घूम के आप सीधे बोलोगे प्राइवेसी मतलब आर्टिकल 21, फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3। यहाँ पे पुट्टा स्वामी केस भी लिख देंगे तब भी आप आसानी से बता सकते हो कि राइट टू प्राइवेसी के ऊपर ये बात करता है। अब एनएचआरसी के ऊपर क्वेश्चन है, ये आप खुद से पढ़िए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है। 2019 में एनएचआरसी में थोड़ा अमेंडमेंट भी हुआ था, बट अगेन अभी आप इसको जो मैंने करंट इन्फॉर्मेशन दी है उस करंट इन्फॉर्मेशन को आप पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ठीक है, सिंपल पूछा गया है कि भैया अगर जो अपॉइंटमेंट होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, जो उस मेंबर्स होते हैं कौन कौन कंप्राइज करते हैं। ठीक है, चलो 2021 में क्वेश्चन था, 2020 में क्वेश्चन था। अब एक चीज़ देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था, आप अगर ध्यान दोगे मैंने निमोनिया और सेप्सिस के बारे में बात की थी और इस आर्टिकल में यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ भी था। तो ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए समझना कि क्या इससे कनेक्टेड कोई पीवाईक्यूज तो नहीं आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया न्यूमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, अगर कोई भी डिसीज़ या कोई भी बीमारी प्रिवेंट या प्रिवेल कर रही है, आपको कान में सुनाई दे रही है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसकी वैक्सीन के रेफरेंस में सोचिए, क्या उस जो भी बीमारी है क्या उसकी कोई वैक्सीन है, वैक्सीन नहीं है तो क्या कोई मेडिकेशन है, उसका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में सवाल ऐसे ही पूछे, जैसे अभी कौन सी बीमारी चल रही है आपको मैंने कई बार बता दिया, ब्रेन ईटिंग अमीबा जिसे नाइग्लेरिया फाउलेरी भी कहते हैं, अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस भी, तीनों सेम ही है। तो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या एक बैक्टीरिया है बेसिकली देखा जाए, इसके लिए क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। वैसे ही न्यूमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन अगर है तो कहीं ना कहीं कोई बीमारी के लिए होगा। दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों इस आर्टिकल से निमोनिया और सेप्सिस को हाईलाइट किया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा कि आपके दिमाग में द हिंदू का आपका आर्टिकल आएगा वहां पे लिखा होगा निमोनिया सेप्सिस क्या है, ऐसे कभी नहीं आएगा। आपको की स्टैटिक टर्म उठाने पड़ेंगे, आपको पीवाईक्यू के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और कभी भी एक चीज और देखिए, तीन चीज दिमाग में रखिएगा, पहली चीज तो बीमारी क्या है, दूसरी चीज उस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है, तीसरी चीज उस जो ट्रीटमेंट से क्या कोई इन्वर्स इम्पैक्ट है या कोई हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तीन चीज हर एक डिसीज के बारे में आपको पता होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। और तीनों पे सवाल ही पूछा गया है, डिसीज पूछा गया, दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया सबसे सही है। फिर क्या बोला गया, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। मतलब ट्रीटमेंट पे बात हो रही है कि अगर ये वैक्सीन किस चीज के लिए, एक बैक्टीरिया के लिए है, अगर वैक्सीन होगी तो एंटीबायोटिक्स का यूज कम होगा तो डिपेंडेंस भी कम होगा, ये भी सही है। इस वैक्सीन का कोई भी साइड इम्पैक्ट नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा, केवल इसी वैक्सीन का नहीं, कोविड वैक्सीन के ऊपर बात हुई थी, कल मैंने आपको समझाया था। अब आप नोटिस करिएगा आगे जितनी बीमारी होंगी उनको तीन पैटर्न में रखिएगा। पहला क्या है, बीमारी क्या है, बीमारी के सिम्टम आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट पता होनी, जैसे मैंने आपको बताया अमीबो मेनिंगो एंसेफेलाइटिस, तो वो कैसे होता है, कान और नाक से वो एंटर करता है अमीबा। तो ये कहाँ पे जनरली पाया जाता है, जो स्टैग्नेंट या रुका हुआ पानी तालाब में या कुएं में होता है वहां पाया जाता है। तो ये आपको एक बेसिक तरीका पता चल गया, ओवरव्यू पता चल गया कहाँ पे ये बैक्टीरिया होते हैं, कहाँ पे अमीबा होते हैं बेसिकली। ठीक है, फिर क्या इसकी कोई वैक्सीन है, अभी तक नहीं है। इसकी मोर्टेलिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा है मोर्टेलिटी। ठीक है, आज भी एक आर्टिकल आया हुआ था कि एक इंसान को और हो चुका है ये पैम, जिसे हम लोग अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस कहते हैं। चलिए, तो ये लिखा है कोई भी साइड इम्पैक्ट नहीं होगा, तो हमेशा आपको कहा है कभी भी केमिकल में, केमिस्ट्री में साइड इम्पैक्ट हो ही नहीं सकता कि ना हो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर किसी ना किसी फॉर्म में होगा। तो 1 and 2 इज द राइट वन। चलिए 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। अब आपने एक वर्ड सुना होगा नियोनैटल यूनिट।
ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में होगा सर आपने ये क्यों हाईलाइट किया। रीजन हाईलाइट करने का था यहाँ पे देखिए नियोनेटल मोर्टेलिटी के ऊपर। यहाँ पे जो हुआ है 2 बच्चों की जो मौत हुई है, क्या कहोगे? मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है? मोर्टेलिटी मतलब मरना। तो नियोनेटल मोर्टेलिटी नहीं कहोगे आप इसको? सोच के देखिए, 2 बच्चियों की मौत हुई है, जन्म जैसी ही उनकी बर्थ हुई थी। कहाँ पे थी वो नियोनेटल आईसीयू में थी, जिसे हम लोग नीसू कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड, इससे स्टैटिक जो पीवाईक्यू है वो ये है आपके सामने जो दिख रहा है। लेकिन पूछा कैसे गया? पूछा गया जननी सुरक्षा योजना के बारे में आप बताइए। ठीक है, अब जननी सुरक्षा योजना के बारे में बताइए, तो आपको पहले पता है, आपको मैंने कई बार समझाया है। ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है मैटरनल मोर्टेलिटी को रोकना। ठीक है, नियोनेटल मोर्टेलिटी, जब अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रुकेगी साथ साथ नियोनेटल मोर्टेलिटी भी तो रुकेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ऑब्जेक्टिव जो है वो सिक इन्फेंट के लिए है अप टू 1 ईयर ऑफ एज। तो जननी सुरक्षा योजना का मेन उद्देश्य है जो महिलाओं का मृत्यु हो जाती है जन्म देते समय बच्चों के, उनके लिए है। ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे 1 साल तक उनको बीमारी होगी, उनके लिए बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, उनके लिए गवर्नमेंट की अलग डिफरेंट स्कीम्स हैं। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि जो भी आर्टिकल आपने देखा वहां पे नियोनेटल मोर्टेलिटी हुई है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला हुआ है आपके लिए। अब डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के ऊपर। आप खुद से देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। आपको ही पता है, बोलते हैं भैया ये मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट पे सवाल है, ये तो आपको पता है मतलब क्या जनरल इसका एस्पेक्ट होता है। अब अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू दूं तो ये 1925 में इसका इवोल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई एक सिंगल फाउंडिंग मूवमेंट नहीं है कि भैया ये हुआ इसकी वजह से सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। इसमें काफ़ी ब्रॉड एक बोलते हैं ना अंडरस्टैंडिंग की आपको ज़रूरत है। कुछ लीडर की बात करें तो पेरियर ईवी रामास्वामी जो थे वो इसके इनिशिएटर कहे जाते हैं, जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट करने का क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, अब ये कुडी अरासू ये एक जर्नल है जो वीकली बेसिस पे लॉन्च होता था। आपको पता होना चाहिए किसके रेफरेंस में होता था, ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के रेफरेंस में होता था। अब एक बात समझिए इसमें होता क्या था। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट मतलब जो नॉन ब्राह्मण्स लोग थे, आपको पता है वर्ण सिस्टम होता है, क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये एक वंश हायरार्की होती है। अब तमिलनाडु के एरिया में क्या हुआ, वहाँ पे जो ब्राह्मण्स होते थे बहुत ही हाई क्लास होते थे। अब हाई क्लास होने की वजह से जो नॉन ब्राह्मण्स होते थे उनकी रेस्पेक्ट नहीं होती थी, उनको टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी। उनको बोलते ना कहीं भी कुछ भी काम करना है तो हायरार्की ऊपर वाले उनको एक बोलते ना ऊपर से ऑर्डर पास होते थे, तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है, तो कोई क्वेश्चन नहीं करता था उस चीज़ को। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट पे जब सवाल आया तो ईवी रामास्वामी ने कहा कि भाई साहब जो नॉन ब्राह्मण्स हैं क्या उनके पास खुद के अधिकार नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके पास हक नहीं है जो ब्राह्मण्स के पास है? तो कंप्लीटली जो वर्ण सिस्टम था उसको डिस्कार्ड किया सबसे पहले तो किन्होंने, ईवा रामास्वामी ने। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के फीचर में ध्यान रखिएगा वर्ण सिस्टम को स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड किया गया था। इन्होंने क्वेश्चन किया कास्ट के ऊपर, जेंडर के ऊपर, रिलीजियस हायरार्की के ऊपर क्वेश्चन किया कि भैया क्या आधार है जो आप हो और मैं इतने छोटे स्तर पे हूं, ऐसा क्या है जो आपको यूनिक बना रहा है। वुमेन की लिबरेशन को एनकरेज किया, विडो रीमैरिज को बहुत अच्छे से प्रमोट किया कि अगर किसी वुमेन की अगर किसी कोई वुमेन विधवा है तो ऐसा नहीं वो दोबारा शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि जो रिलीजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है ऐसी एरियाज में जहाँ एजुकेशन ना हो। तो तमिलनाडु में पहले के समय क्या होता था, अगर कोई वुमेन, इट्स नॉट जस्ट तमिलनाडु, नॉर्थ इंडिया में यही था, अगर कभी वुमेन का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वुमेन को क्या होता है, सती प्रथा आपने सुना होगा। तो यहाँ पे क्या है, इन लोगों ने प्रमोट किया विडो रीमैरिज को लेकर के, डाइवोर्स राइट के बारे में बात की, प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात की, एबॉर्शन के बारे में बात की। आप सोचो कितना इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है जो प्रमोट हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जनरली पहले अगर शादी होती तो ब्राह्मण्स की जरूरत होती, पंडित आएंगे भैया शादी करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस को प्रमोट किया गया कि बिना पंडित के भी शादी हो सकती है। ये सारे क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के कुछ फीचर्स हैं। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रेस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रमोट करने का एक मूवमेंट था। जो ब्राह्मण्स की डोमिनेंस थी पॉलिटिक्स में, वहाँ की राजनीति में, वहाँ की शिक्षा एजुकेशन में, वहाँ के जर्नलिज्म में, हर चीज़ को अपोज किया गया यहाँ पे। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ आज करेंटली जो डीएमके आप देखते हो, द्रविडम, फिर जो आपका मुंटेग्रन पार्टी करके है,
ठीक है, वो पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट थिंग, बट जो AIADM की पार्टी आप तमिलनाडु में देखते हो, उसकी फाउंडेशन कहीं ना कहीं, उसमें जो फीचर्स हैं, वो जिन चीज़ से लर्निंग ले रही है, वो कहीं ना कहीं यहीं से फाउंडेशन पड़ती है। द्रविडियन पॉलिटिक्स की फाउंडेशन यहाँ से पड़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के द्वारा। गांधी जी के द्वारा जो बोलते हैं ना, गांधी जी ने क्या किया था, वहाँ पे कहा था कि भैया अनटचेबल के पास राइट होंगे, लेकिन गांधी जी ने कास्ट हायरार्कीज को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं किया था। तो ये एक मेजर डिफरेंस है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में, या आप बोलो जो EV रामास्वामी हैं और जो गांधी जी हैं, उनके बीच में जो एक पर्सनालिटी डिफरेंस ये है कि गांधी जी कहीं ना कहीं कास्ट के अंदर रह के काम करते, वर्ण सिस्टम को वो मानते थे, लेकिन EV रामास्वामी ने कंप्लीटली उसको डिस्कार्ड कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों के अप्रोच में। अब आप अगर नोटिस करोगे तो GS पेपर 1 में वहाँ पे सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है कि मॉडर्न इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम 18th सेंचुरी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं वहाँ पे EV रामास्वामी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा जा चुका है, तो चांसेस ये हैं कि EV रामास्वामी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक देखो कि कुडी अरासू, ये बस ऐसे मैंने डाल दिया है, क्वेश्चन ऐसे जनरली पूछ सकते हैं। यूपीएससी में ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे, आपसे घुमा के पूछेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, जैसे CDS में क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक पूछा गया, और जैसे ही वो सिविल सर्विसेज पूछा गया उसको थोड़ा सा उन्होंने सब्जेक्टिव बना दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि हु स्टार्टेड तमिल वीकली मैगजीन, कुडी अरासू, पेरियर EV रामास्वामी। आपसे यूपीएससी में क्या पूछेंगे, कुडी अरासू जो स्टार्ट की गई वीकली मैगजीन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी 25 में क्वेश्चन स्ट्रेट अवे इसी बार क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। क्लियरली आप बोलोगे EV रामास्वामी, वही तो मैंने आपको बताया। CDS 2 to 21 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज इनिशिएटेड, यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो कभी कभी एग्जैक्टली यूपीएससी रिपीट भी कर देते हैं जो पेरेंट एग्जाम्स होते हैं। तो अभी आपको बताया EV रामास्वामी, आप देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी सिमिलर रखे हैं, जैसे आप भीमराव अम्बेडकर डाल दिया, भीमराव अम्बेडकर डाल दिया, ज्योतिबा राव फुले यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं डाला। तो कभी कभी ऑप्शंस भी एग्जैक्टली सेम कर देते हैं, बस रीशफलिंग हो जाती है उसकी। 2019 में क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, क्वेश्चन देखिए, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट EV रामास्वामी नायकर। देखिए कभी कोई आर्टिकल जब मैं समझाता हूँ उससे कनेक्टेड PYQ देने से क्या होता है पता है, आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है। ऑल इंडिया किसान सभा, इसको शाहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ये भी महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन 1 सारे ही सही हैं, ऐसा इसमें कुछ गलत नहीं है। बट अब करना क्या है, आपको ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के बारे में पढ़ना है, फिर उसको कनेक्ट करना है आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए साथ। अगर आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो सिंपल आपने पढ़ा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग किसने किया, महात्मा गांधी, एंड ऑफ डिस्कशन। लेकिन आपको करना क्या है, आपको इसके फीचर्स को कनेक्ट करना है सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, फिर दोनों में डिफरेंसेस को फाइंड करना है। इससे आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आखिर डिफरेंसेस थे क्या सब में। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। एक फिल्म मेकर जिनका नाम अनुपर्णा रॉय है, उनकी एक फिल्म है जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज। इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है एट वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, अब थीम क्या है फिल्म का, ये जो बनाई गई है, थीम में इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट किया गया है, ट्रिब्यूट दिया गया है उन लोगों को जो बोल नहीं सकते हैं, बेजुबान है, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की गई है। साथ ही साथ वुमेन को किस तरीके से वो बोल नहीं पाती मतलब उनके ऊपर सोशल एक बोलते हैं ना, एक सोशल ट्रॉमा कह सकते हो, या फिर सोशल प्रेशर जो होता है जिस वजह से उनके राइट्स हिंडर हो जाते हैं। ये फिल्म बेसिकली इन सब चीज़ों के ऊपर बात करती है। इसमें मैसेज ये दिया गया है पीस, फ्रीडम, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। साथ ही साथ पैलेस्टीन, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो गाजा वॉर है उसमें कहीं ना कहीं इस मूवी का अच्छा खासा रेलेवेंस डाला गया है, इन्होंने डाला इस चीज़ को। अब एक चीज़ समझिए, फेस्टिवल जो हुआ है ये वेनिस फिल्म फेस्टिवल, यहाँ पे ओरिजोंटी सेक्शन है। अब ओरिजोंटी सेक्शन सुन के लगे सर ये व्हाट इज दिस ओरिजोंटी, यहाँ पे भी लिखा है, ये कोई सेक्शन नहीं है। बेसिकली इसमें क्या है, इनोवेटिव और यंग टैलेंट जो फिल्म्स होती हैं उनको प्रमोट करने का एक सेक्शन बनाया गया, और ये वहाँ का टर्म है, वहाँ की भाषा है, तो आपको उस पर नहीं जाना है, सिंपल पता होना चाहिए इनोवेटिव और यंग इंडियन टैलेंट जो है, या इंडियन, नॉट जस्ट इंडियन, जो यंग टैलेंट्स हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है, ये उसको प्रमोट करने का काम करता है। अगर आपको मैं कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे आपको पता होना चाहिए थीम ऑफ सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज का, तो इजराइल पैलेस्टीन पे फोकस करती, ह्यूमन राइट्स पे, पीस पे, फ्रीडम के ऊपर हाईलाइट करती है। जो साइलेंस्ड है, मार्जिनलाइज्ड वुमेन है, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती है। साथ ही साथ
अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट का एक ऑर्डिनरी पर्सन जो होता है उसकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करता है, ये फिल्म उसके ऊपर बात करती है। तो आपको ये बेसिकली पता हो, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज कहाँ पे किसने, फिल्म मेकर कौन था, आपको ये पता होना चाहिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता रहेगी, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, एलिमिनेशन में पूछा जाएगा, किसी फॉर्म में पूछा जाएगा, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। आप समझते हैं वेनिस फिल्म फेस्टिवल है क्या। 1932 वेनिस इटली में फाउंड किया गया था। ये ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल कहा जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। ये बिग 3 का हिस्सा है। केन्स फिल्म फेस्टिवल होता है, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल होता है, और फिर होता है वेनिस फिल्म फेस्टिवल। और तीनों में सबसे ओल्ड कौन सा है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल है। इसका फोकस क्या रहता है, इंटरनेशनल सिनेमा को शोकेस करना। जो वहाँ पे बोलते हैं ना, कुछ आउटस्टैंडिंग फिल्म्स हैं या ऐसी फिल्म्स जो सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, उन सबको प्रमोट करना, उन सबको अवार्ड देना, जिससे सोसाइटी पे एक ओवरऑल एक बड़े लेवल पे इम्पैक्ट हो सके। अवार्ड्स देखा जाए तो जो गोल्डन लायन अवार्ड है ये कहा जाता है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑनर है। सेक्शन इसमें अगेन ओरिजोंटी, जो आपको मैंने कहा न्यू इनोवेटिव अप्रोच ऑफ फिल्म मेकिंग, ये कहा गया है। अगर आपको सिलेबस लिंक करना है तो यहाँ पे आप फिल्म स्टडीज, इंटरनेशनल आर्ट एंड कल्चर, मीडिया एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए ये सारी चीज़ जो लिखी है एग्जैक्टली सिलेबस में आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जीएस पेपर 1 में जब आप देखोगे सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, आर्किटेक्चर जहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे आर्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं जब आप और आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे इंडियन सिनेमा वाला पार्ट है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया होना चाहिए। उससे क्वेश्चन जनरली नहीं उठते हैं, बस ये सिर्फ मैंने एक लिंक करने के लिए आपको प्रोवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं इंडिया के रेफरेंस में, एक है नेशनल फिल्म अवार्ड और दूसरा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो दोनों में देखो, जो नेशनल फिल्म अवार्ड है ये इंडियन सिनेमा के लिए है, और जो इफ़ी है या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये भी इंडिया में ही होता है, लेकिन ये इंटरनेशनल सिनेमा, इंटरनेशनल मूवीज़ को भी इंक्लूड करता है उन्हें अवार्ड देने के लिए। कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, जो आपका आईएनबी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, वो उसके अंडर में दोनों आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है फोकस, यहाँ पे एक्टर हर एक को अवार्ड जनरली दिया जाता है। यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे है, केवल इंडियन फिल्म होती हैं, यहाँ पे फॉरेन फिल्म भी इंक्लूड की जाती हैं। अवार्ड्स ध्यान रखिए, यहाँ पे गोल्डन सिल्वर लोटस अवार्ड होता है, यहाँ पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड होता है। तो क्वेश्चन बोल सकते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड इंक्लूड गोल्डन पीकॉक अवार्ड, तो गलत हो जाएगा। अगर आपसे बोला जा रहा है इफ ही इंक्लूड गोल्डन सिल्वर लोटस अवार्ड, तो गलत हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यूपीएससी रिप्लेस कर सकती है इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव ये है क्वालिटी सोशली रिलेवेंट सिनेमा को प्रमोट करना, यहाँ पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को और ज़्यादा प्रमोट करना, ये बेसिक एक तरीका होता है। 2012 में क्वेश्चन आया था एट 59th नेशनल फिल्म अवार्ड, वही चीज़ बात की गई है, हु वॉज डिक्लेयर द बेस्ट एक्ट्रेस। अगेन आपको ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, इसको एज इट इज छोड़ दो। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है नेशनल फिल्म अवार्ड के ऊपर, पूछा गया है किसको मिला है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल में किसको अवार्ड मिला है, किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हम एक सिंपली प्रेडिक्शन करते हैं कि अगर फिल्म के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है तो देयर आर चांसेस कि अगर कोई इंपॉर्टेंट फिल्म है, कोई इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है, उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट थीम डिस्कस हो रहा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर बेसिक डिफरेंस एनएफए और इफी में आपको करना हो तो यहाँ पे इंडियन सिनेमा होता है, वो इंटरनेशनल सिनेमा कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करने का काम करता है, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है। बहुत ही बेसिक मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया मैंने पहले बता दिया, अगर आपको अलग से पढ़ना हो तो आप यहाँ पे एक बार इसको सिंपल आसान सी भाषा में पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एक नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि क्वेश्चन था, डज इंडियन सिनेमा शेप आवर पॉपुलर कल्चर और मेयरली रिफ्लेक्टेड। अब ये ऐसे के ऊपर है, अब आपको पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आप अपना बैकग्राउंड दो, लेकिन मैं टू द पॉइंट बताऊं कैसे इम्पैक्ट करता है। तो सिनेमा कैसे अपने कल्चर को इम्पैक्ट करता है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है फैशन और लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करता है। कैसे, क्लोथिंग, डायलॉग, बिहेवियर, ये सब फिल्म से तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हैं, बच्चों में आप देखोगे, है कि नहीं। सोशल अवेयरनेस भी होती है। अब अगर देखो, जो अभी आपको फॉरगॉटन ट्रीज के बारे में बताया, उससे सोशल अवेयरनेस क्या हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात हो रही है, जेंडर इक्वालिटी बात होती है, एलजीबीटीक्यू राइट से बात होती है, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे बात होती है कि नहीं। तो क्या ये
कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहा। कल्चर का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझो। कल्चर का अगर एक शब्द में आपको मतलब समझना है तो कल्चर मतलब आप क्या सोच रहे हो, आप किस चीज़ पे विश्वास कर रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, आप क्या बना रहे हो, ये सब कुछ कल्चर का हिस्सा है। अगर मैं ये इंडियन टेरिटरी की बात करूँ, ये हमारी बोलते हैं ना, ये हमारा पूरा प्यारा भारत अगर मान लें, तो यहाँ पे क्या है, कल्चर कहा जाएगा। इंडियन कल्चर क्या है, तो इंडियन कल्चर का मतलब कि हम किस तरीके से क्या क्लोथिंग कर रहे हैं, ये भी कल्चर का हिस्सा है। हम क्या फूड हैबिट्स है, वो भी इंडियन कल्चर का हिस्सा है। हमारा बिलीव सिस्टम क्या है, वो भी इंडियन कल्चर का हिस्सा है। तो इंडियन कल्चर इज नथिंग बट समेशन ऑफ आवर बिलीव सिस्टम, समेशन ऑफ व्हाट वी ईट, व्हाट वी परफॉर्म, हाउ वी टॉक, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हमारे कल्चर के हिस्से में आता है। तो किस तरीके से प्रमोट करता है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया। लैंग्वेज और म्यूजिक, जो स्लैंग्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, ये सब कुछ को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स का यूज करके आप अपने एस्से में लिख सकते हैं। सिनेमा सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। कैसे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, जो सिनेमा में चीज़ें बोली जाती हैं, ऐसा तो है नहीं कि ब्राज़ील में जो सोशल रियलिटी है वो चीज़ इंडियन फिल्म में डाली जाएगी, नहीं। जो इंडियन फिल्म में रियलिटी है उसको ही इस सिनेमा में डाला जाता है। जैसे आपने देखा पैडमैन मूवी थी, उसमें क्या हुआ था, मेस्ट्रो साइकिल के ऊपर बात की गई थी। फिर अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे काफ़ी आर्टिकल 15 करके एक मूवी थी, वहाँ पे क्या बात किया, इंडिया की जो सोशल रियलिटी है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके ऊपर बात की गई। तो फिल्म क्या करती है, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, रूरल लाइफ सबको पोर्ट्रे करती है। हिस्टोरिकल कल्चरल नैरेटिव को भी कैप्चर करती है। जैसे अभी आपने मूवीज आई हुई थी, अशोका के ऊपर मूवी बनी हुई है, मराठास के ऊपर कितनी मूवी बनी हुई है, मुगल्स के ऊपर कितनी मूवी बनी, तो क्या हो रहा है, हिस्टोरिकल कल्चर नैरेटिव भी तो शेप हो रहा है उससे। फिर मॉरल्स और एस्पिरेशंस भी चेंज करने में कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करती है कि भैया सोसाइटी का एस्पिरेशन क्या है, क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं, सेंटिमेंट्स क्या हैं। कुछ मूवी जैसे आपने कश्मीर फाइल्स देखी, अभी बंगाल फाइल्स मूवी इतनी चल रही है उसमें, तो ये सब क्या है, ये सब शो कर रही है कि इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट सप्रेस हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन इंसान का माइंडसेट कैसा है। अगर एक इंसान किसी जगह पे रह रहा है तो उस जगह की जितनी भी रियलिटीज़ होता है वो उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। कभी कभी वो सही होता है, कभी कभी एग्रेसिव होता है, कभी न्यूट्रल, कभी राइट, कभी लेफ्ट, ये तरीका होता है इंसान का। बट बेसिकली आपको पता होना चाहिए कैसे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। सिम्बायोटिक रिलेशन भी होता है। सिनेमा और सोसाइटी एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फिल्म से क्या होता है, फिल्म के ट्रेंड इंस्पायर होते हैं, फिर उससे सोसाइटी इंस्पायर होती है, तो ये आपस में एक इंटरडिपेंडेंस के साथ चलता रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताया बेटा, इस पॉइंट्स का यूज़ करके आप अपने एस्से में डाल सकते हैं आसानी से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल पे। ये आर्टिकल बात करता है ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर। ये आर्टिकल जो है ये एक एडिटोरियल है, सोनिया गांधी जी ने इस आर्टिकल को दिया है। अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इंक्लाइंड आर्टिकल है, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल भी 1% पॉलिटिक्स वाली चीज़ को इंक्लूड ही नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मेंशन थे जिससे यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं, मैं उस पर डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ तो इसके पहले भी ये ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर डिस्कशन हो चुका है, फिर भी एक बार आपको मैं ओवरव्यू दूं तो एक 72,000 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है। यहाँ पे क्या होगा, ग्रेट निकोबार आइलैंड के पास एक बहुत बड़ा पोर्ट बनेगा, यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, टाउनशिप बनेगी, तो ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होगा। अभी जहाँ पे डेवलपमेंट होगा उस पे कहा जा रहा है कि उस एरिया में ट्राइब्स रहती हैं, जैसे निकोबारीज ट्राइब, शॉम्पेन ट्राइब, जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी कहे जाते हैं, इन सब का घर है यहाँ पे। तो कहा जा रहा है इस प्रोजेक्ट के बनने से जो निकोबारीज ट्राइब्स हैं वो परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाएंगी। शॉम्पेन ट्राइब के ऊपर जो उनकी एंसेस्ट्रल लैंड है, उनकी सोशल इकोनॉमिक एक्सिस्टेंस से बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड 338A के द्वारा मिला है वो पूरी तरीके से वॉयलेट होगा। ट्राइबल कंसल्टेशन सही से नहीं हुआ है, फॉरेस्ट राइट को इग्नोर किया गया है, ये सब इस ट्राइबल इम्पैक्ट में आता है जो आपका ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अब इसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या डाले गए। अब इतना बड़ा सब कुछ, पोर्ट, एयरपोर्ट, इतना सब कुछ बनाने के लिए क्या होगा, कब अप्रॉक्सीमेटली कहा जा रहा है 8.5 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे, जो रेन फॉरेस्ट के इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होंगे। और कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट इस पेड़ों को काटेगी उसका वो रिकम्पनसेशन करेगी हरियाणा में ला करके एफॉरेस्टेशन करने में। तो वो कहा जा रहा है कि भैया कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, जिसमें क्या होता है, अगर कहीं पे आप पेड़ काट रहे हो तो उतने ही अमाउंट का पेड़ आप कहीं और लगा दो। तो कहा जा रहा है भैया हरियाणा में पेड़ लगा के आप अगर अंडमान निकोबार में इतना डिस्ट्रक्शन करोगे तो वो तो पूरी तरीके से इकोलॉजिकली डिफरेंट है।
और दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो किस तरीके से दोनों को हम कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन में कह सकते हैं, है कि नहीं। फिर कहा जा रहा है कि जो आपका पोर्ट कंस्ट्रक्शन होगा वो जो कोस्टल रेगुलेटेड जोन 1A एरिया में आता है, मतलब ये ऐसा जोन एरिया होता है जो कि बहुत ही वल्नरेबल होता है, क्रिटिकल होता है, वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट बहुत अच्छे होते हैं। अगर वहाँ पे कोई मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है तो वो चीज़ गवर्नमेंट मना करती है। तो कह रहे हैं पोर्ट का कंस्ट्रक्शन उस जोन में आ रहा है, वहाँ पे टर्टल की नेस्टिंग होती है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कोरल रीफ्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे टर्टल नेस्टिंग की बात, तो आपके दिमाग में ओलिव रेडली टर्टल आना चाहिए, क्या भीटरकनिका मैनग्रोव्स आना चाहिए। अब ओलिव रेडली टर्टल से क्वेश्चन पूछा गया ये क्या होते हैं, ये हर्बीवोरस होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, तो आप पता होना चाहिए ओमनीवोरस होते हैं। ये टर्टल्स की जो स्पीशीज होते हैं उसमें सबसे छोटे टर्टल कहे जाते हैं, ठीक है। और ये नेस्टिंग ये भी एग ले करते हैं कहाँ पे, भीटरकनिका, जो आपको मैंने बताया था। वहाँ पर भी आपका पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की बात हो रही थी, जहाँ पे कहा गया कि अगर वो एयरपोर्ट बनेगा तो काफ़ी ज़्यादा इनकी नेस्टिंग पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ आ रही है, टर्टल नेस्टिंग पे इम्पैक्ट होगा। जो मैंने कहा PYQ उठाए तो आप उसको ज़रूर एक बार चेक करिएगा। साथ ही साथ कहा जा रहा है जो बायोडाइवर्सिटी का असेसमेंट किया गया है वो पूरी तरीके से गलत है, वो पूरी तरीके से एक वैक्यूम में है, उसमें काफ़ी चीज़ें फ्लॉड है, मिसिंग है। तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट वहाँ की ना केवल बोलते हैं ना एक्वेटिक लाइफ पे पड़ेगा, बल्कि जो वहाँ की फॉरेस्ट लाइफ है जैसे लॉयन टेल्ड मकाओ, फिर आपका जो सी टर्टल्स है वो तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया, डुगोंग के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या कैसे है, ठीक है। साथ ही साथ अगर थोड़ा सा जियोलॉजिकल रिस्क कहा जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि 2004 में इसी एरिया में बहुत ही सीवियर अर्थक्वेक आया था, और जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरी तरीके से सुनामी और सीस्मिक प्रोन जोन में आता है। तो देयर आर चांसेस कि दोबारा से अर्थक्वेक होने के चांसेस वहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ की लाइंस जो मेंस आंसर के लिए आप यूज कर सकते हो। द प्रोजेक्ट विल परमानेंटली डिस्प्लेस द निकोबारीज एंड कट ऑफ शम्पेन फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल लैंड। ये आप तीनों के तीन पढ़ो और इससे एक थीम का आइडिया लो, कैसे आप इससे क्वेश्चंस को अपने आंसर राइटिंग में फ्रेम कर सकते हो इन लाइन को अपनी भाषा में, ठीक है। एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ ये थीम डाला है मैंने आपके लिए। कुछ स्टैटिक टर्म्स अगर देखा जाए, ग्रेट निकोबार आइलैंड, निकोबारी स्ट्राइप, शॉम्पेन, PVTG 338A, कोस्टल रेगुलेशन जोन, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया ये क्या होता है। अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार कौन से चैनल से अलग होता है आपको मैंने पहले बताया था, 10 डिग्री, इससे कनेक्टेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर आपको 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल भी पता होना चाहिए, कहाँ पे है आपको तुरंत लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव के बीच का डिफ्रेंसिएशन जो डिवाइड करती है लाइन, है कि नहीं। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, आप PDF से डाउनलोड करके सारी चीज़ें देख सकते हैं, राइट। अब मैं डुगोंग के बारे में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करोगे डुगोंग भी है, तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ डुगोंग क्या है। पहले डुगोंग एक मैरीन मैमल है जिसे सी काऊ भी कहते हैं। ये शैलो कोस्टल वाटर ऑफ इंडियन ओशन में इनका हैबिटेट होता है, जनरली अंडमान निकोबार आइलैंड के पास। इनकी डाइट क्या होती है, हर्बीवोरस होते हैं। ध्यान रखना ये जो डुगोंग होते हैं ये हर्बीवोरस मैरीन मैमल होते हैं। मैमल कह रहे हैं मतलब ये अंडे नहीं देते, ये क्या होता है डायरेक्टली बच्चे पैदा करते हैं। इनकी डाइट क्या होती है, सी ग्रास होती है। इनको वल्नरेबल स्पीसीज में कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। थ्रेट्स क्या है, हैबिटेट लॉस, फिशिंग नेट्स, कोस्टल डेवलपमेंट। जो अभी निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है 72,000 करोड़ का, उसमें कहा जा रहा है इनके ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा, इस आर्टिकल में भी डिस्कस हुआ है। फिर 2019 में क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल ऑफ हर्बीवोरस, व्हाई नॉट, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, व्हाई नॉट अगेन, सम स्पीशीज ऑफ मैरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस। मैरीन स्पीशीज, मैरीन ये मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है सम स्पीशीज ऑफ मैरीन मैमल, कौन है वो सम स्पीशीज, डुगोंग ही तो है, इसी वजह से मैंने डाला। अब आप आसानी से बोल सकते हो सारे ही सही क्योंकि सम यूज हुआ है। एक बेसिक ये पूरी UPSC के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उसमें एक ट्रिक चलती है कि भैया जहाँ सम हो वो सही होगा, बट UPSC को अब इस ट्रिक का एक उसकी एंटीबायोटिक डोज मिल चुका है। अब UPSC सम वालों को ही गलत करती है। मैं आपको कभी दिखाऊंगा किस तरीके से सम का नन का यूज़ करके UPSC जो लगता है सही है वो जनरली गलत होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है, मैरीन जो मैमल है वो डुगोंग के बारे में बात हुई है। तो क्या इसी डुगोंग से कनेक्टेड और डिफरेंट वेरिएशन में क्वेश्चन पूछे गए?
बिल्कुल पूछे गए हैं। 2015 में देखिए, विद रेफरेंस टू डुगोंग अ मैमल फाउंड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज हर्बीवोरस। अगेन इट इज फाउंड अलोंग एंटायर कोस्ट, इसलिए हाईलाइट किया मैंने, क्या एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया में फाउंड होता है? एंटायर कोस्ट तो आपका गल्फ ऑफ कच्छ भी हो गया, गुजरात भी हो गया, वहां पे फाइंड हो रहा है? नहीं। इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, WPA 1972 शेड्यूल 1 में इसको डाला गया है। तो आप बता सकते हो 1 and 3 इज द राइट वन। अब फिर से देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, विद रेफरेंस टू सी ग्रासेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सी ग्रासेस आर फ्लावरिंग प्लांट विच आर फाउंड इन सी बेड्स एंड ओशियन फ्लोर, बिल्कुल ठीक। सी ग्रास एग्जिस्ट ओनली इन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है भैया, वो तो ईस्ट पे भी हो सकती है, कोई सब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दे सपोर्ट मैरीन मैमल्स सच एज सी काउज और डुगोंग, मैंने आपको पहले कहा सी काउ बोलो, डुगोंग बोलो, वहां पे पाया जाएगा। 1 and 3 इज द राइट वन, ठीक है। चलो अब आते हैं निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाओ। ये जनरली प्राइमेट होते हैं, जो इनका हैबिटेट होता है दिन में होता है जनरली, ठीक है। अगर देखा जाए कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, नीलगिरी का जो एरिया होता है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, जनरली कहो तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी डाइट क्या होती है? फ्रूट्स, लीव, इंसेक्ट्स, ये ओमनीवोरस कहे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान कैसे पूछा गया, इन्होंने क्वेश्चन बोला गया ना, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस करके पूछ रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि लायन टेल मकाओ इज कार्निवोरस, तो गलत हो जाएगा। लायन टेल मकाओ इज हर्बीवोरस, तो भी गलत हो जाए, क्योंकि इंसेक्ट्स भी खाते हैं। इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात की जाए तो एंडेंजर्ड हैं ये, और इनको खतरा किस चीज़ से? इनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होता है, डेवलपमेंट जब जनरली प्रोजेक्ट्स बनते हैं, या डिफॉरेस्टेशन होने से जहाँ पे रहते हैं इनके घर में डिस्ट्रक्शन हो जाता है। 23 का क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मालाबार सिवेट, सांबर डियर, लायन टेल मकाओ, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट? अब आपको समझ में आया मैंने क्यों यहाँ पे डायरूनल लिखा है? रीजन ये है क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, तो मैंने आपको पहले बता दिया, लायन टेल मकाओ तो डायरूनल मतलब क्या होता है? दिन में एक्टिव होते हैं। मालाबार सिवेट और सांबर डियर ये दोनों नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब ये रात्रचरी होते हैं, रात में ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो इसमें ओनली 2 इज द राइट वन। 2013 का क्वेश्चन देखिए आप, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लायन टेल्ड मकाओ फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट? तमिल, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। मैंने आपको पहले ही तीनों तीन लिख दिए। अब आप इसको एक और तरीके से समझिए, मैंने कहा आपको मान लो स्टेट्स नहीं पता, लेकिन एक चीज़ तो पता है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ऐसा रेन मतलब जहां बारिश होती रहती है। तो आंध्र प्रदेश में क्या होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन आ जाता है, हल्का सा सूखा वहां पे, तो यहाँ पे नहीं पाए जाते। तो 1, 2, 3 इज द राइट वन। ये है रीजन जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आई होप आपको आइडिया लग रहा हो कैसे आर्टिकल से क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे आर्टिकल अगर ध्यान दोगे, यहाँ पे आर्टिकल में क्या है, थोड़ी थोड़ी जहाँ पे खाली लिखा हुआ है कि भैया लायन टेल मकाओ है, फिर यहाँ पे डुगोंग है, लेकिन अब यूपीएससी में क्वेश्चन ये थोड़ी पूछा गया है सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा था वो बताइए, नहीं, स्टैटिक पोर्शन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम पीवीटीजी के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1975 में देभर कमीशन की रिकमेंडेशन पे एक कैटेगरी बनाई थी, शेड्यूल्ड ट्राइब की सब कैटेगरी, जिसका नाम था पीवीटीजी। मतलब ऐसे लोग जो शेड्यूल्ड ट्राइब तो हैं, साथ ही साथ उसके अंदर वो और ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिनके पास बहुत लो लिटरेसी है, जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जो इकोनॉमी बहुत ही पुरानी यूज़ कर रहे हैं, जो टेक यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर का वो काफ़ी ओल्ड है करंटली। ऐसा नहीं है कि वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ ओल्ड टेक पे चल रहा है उनका, ठीक है। मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कंप्लीटली आइसोलेटेड है, साथ ही साथ ये मेन है पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो वो सब पीवीटीजी ग्रुप में डाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए इज, या ऐसे बोल सकते हैं पीवीटीजीज, या आपसे बोल दें ऑल पीवीटीजी आर एसटी, तो इज इट राइट और रॉन्ग? आप बोलोगे बिल्कुल राइट है। अगर बोलते हैं ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्स अंडर पीवीटीजी, तब क्या ये सही है? आंसर इज नहीं। हर एक शेड्यूल्ड ट्राइब पीवीटीजी के अंडर में नहीं आता है, लेकिन हर पीवीटीजी शेड्यूल्ड ट्राइब में आता है, क्योंकि पीवीटीजी शेड्यूल्ड ट्राइब का ही तो एक हिस्सा है भैया, ठीक है। अब 75 पीवीटीजी हैं टोटल, 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में ये पूरे डिवाइडेड हैं, फैले हुए हैं जनरली देखा जाए। उड़ीसा में सबसे लार्जेस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसको एडमिनिस्टर करती है, और जो एक स्कीम है पीएम जनमन स्कीम, ये पीवीटीजीज के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने बनाई थी। अब हम बात करते हैं 2019 में क्वेश्चन,
पीवीटीजी के बारे में बताइए, कहाँ पे है? 18 स्टेट्स 1 टेरिटरी, सही है। स्टैग्नेंट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, क्या ये एक क्राइटेरिया है पीवीटीजी के स्टेटस के लिए? बिल्कुल सही है। देयर 95 पीवीटीजी, अभी तो बताया मैंने 95 नहीं 75 है। इरुला और कोंडा रेड्डी ट्राइब्स, ये भी सही है। तो इसका मैंने प्रॉपर मैप आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करें, वहाँ पे मैंने प्रॉपर मैप दिया हुआ है कहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब के नेम्स हैं, ठीक है। तो ये 2019 का क्वेश्चन है, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ आप भरोसा करिए। और आई थिंक मैंने इतना प्रूफ आपके सामने रख दिया है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ एक सिंगल वर्ड भी मैं एक्स्ट्रा नहीं लेके जा रहा हूँ ज़बरदस्ती का, जस्ट टू ऑक्यूपाई टाइम या सिर्फ टाइम लेने के लिए, फिर स्ट्रेच करने के लिए वीडियो। मैं जो भी बता रहा हूँ वो पीवाईक्यू से कनेक्टेड है, सिलेबस से कनेक्टेड है, आर्टिकल वही पिक कर रहा हूँ जो कि जिससे आए हुए हैं पीवाईक्यू, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। ऐसा नहीं बाकी आर्टिकल नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल आज थे, ठीक है। आज के आर्टिकल में चाइना के ऊपर ही बात हुई थी, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया था। इंडिया चाइना का पूरा इशू, बॉर्डर इशू जो था उसको मैं प्रॉपर डिस्कस कर चुका हूँ। तो कभी कोई ऐसा इशू होता है जहाँ पे ब्रॉडर लेवल पे डिस्कशन हो सकता है, मैं उसको पिक करता हूँ आपके लिए। 2006 का क्वेश्चन क्या है? फॉरेस्ट राइट, जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 है, कौन सी मिनिस्ट्री अंडरटेक करती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल करती है। 2019 का फिर से क्वेश्चन देखिए कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं उनके पास बैम्बू गिराने का क्या अधिकार होता है? आप सोच के देखो, कभी भी अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा कहा जा रहा है कि भैया ये पेड़ गिराना मतलब क्या हो रहा है, पेड़ गिराने का अधिकार होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट है 2006 का, बैम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। जैसे ही बैम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहा, तो अभी 2 दिन पहले का आर्टिकल है जहाँ पे कैंडू लीव्स को भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 है, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ओनरशिप फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, उनको देता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। फर्स्ट वन इज रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे कहा क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ कहा है जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनके पास अधिकार है बैम्बू को गिराने का, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 इज द राइट वन। 22 का क्वेश्चन, 5th शेड्यूल में अगर किसी एरिया को डाला जाता है तो क्या होता है? आपको पता है 5th शेड्यूल में डाला जाएगा तो जो वहाँ पे लैंड है, ट्राइबल लैंड है, उसको प्रिवेंट करेगा नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफर करने से, अगर इसमें डाला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी बन जाएगी, ये तो पंचायती राज वाला पार्ट हो गया। इस लैंड को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। भाई ये कौन सा कैटेगरी स्टेट है? तो यूपीएससी ऐसे ही जनरली गलत करती है। आई होप आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा इससे। अब आर्टिकल 338 क्या बात करता है? इसका मेन पर्पस है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को एस्टेब्लिश करना। इसका फंक्शन होता है इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना एसटी के राइट्स को, इवेल्युएट करना पॉलिसी जो एसटी के वेलफेयर के लिए बनाई गई हैं, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहाँ पे पेश करता है? पार्लियामेंट में पेश करता है। एमपीपीसीएस 21 में क्वेश्चन आया हुआ है, आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एनसी, एससी और एसटी। ये आपका नहीं, एक सेकंड, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, बस। अब यहाँ पे वही मैं सोच रहा हूँ, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यहाँ पे ये ए इज़ द राइट वन, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है, एनसी बीसी के लिए नहीं है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस या ह्यूमन राइट के लिए। ह्यूमन राइट का मैंने एक बार प्रॉपर डिटेल डिस्कशन आपसे ऑलरेडी कर लिया है। फिर एक छोटा सा आर्टिकल है, हुआ क्या है, एक बड़ी सी बुक का इंस्टॉलेशन किया गया है, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया? पेडलिंग टू गैलेक्टिक हाइट्स। एक स्टोरी बुक है इसरो की, ठीक है। इसरो ने कहा इसको इंस्टॉल कर दिया है केरला में। एक ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बस जानने के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए, जिससे यहाँ पे यंग माइंड्स, जो म्यूजियम टाइप है, यहाँ पे आएँ। यहाँ पे स्पेस म्यूजियम में जो बच्चे आएंगे उनको एक क्यूरियोसिटी होगी, भैया स्पेस प्रोग्राम्स जो इसरो के हैं वो कैसे चल रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो हमने अचीवमेंट्स हमने ले रखी है स्पेस टेक में, वो सब किस तरीके से वर्क कर रही है। तो इस बुक में जनरली डाला गया है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।